हेलो दोस्तों। कल हमने जहाँ तक छोड़ा था अपने पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था कि अब मेगास्थनीज ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला और पूरे भारत को एक शक्तिशाली एकीकृत साम्राज्य में बदल दिया। इसीलिए हम मौर्य हैं उसको एक साम्राज्य के रूप में देखते हैं। उससे पहले छोटे छोटे शासन तंत्र राजा आए जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन मौर्य डायनेस्टी पूरे भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए स्थान रखती है क्योंकि इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी शासन तंत्र और एकीकृत व्यवस्था की स्थापना करी थी। अब मेगास्थनीज जब भारत आता है तो वो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग परिस्थितियां देखता है। उसने भारत का या भारत के लोगों का कैसा वर्णन किया है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेगास्थनीज को एक्चुअली भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी तो थी नहीं कि जैसे अब उसने यहाँ आकर पढ़ाई तो करी नहीं है, किसी ब्राह्मण से ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, लेकिन उसके में मेगास्थनीज के में ज्ञान प्राप्ति की जो लालसा थी वो बहुत ज्यादा थी। तो वो रेगुलर चाणक्य के संपर्क में रहता था। चाणक्य ने उसको काफी कुछ बताया भी, लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान नहीं ले पाया। तो उसने अपने जो व्याख्यानों में बताया है उसके हिसाब से जो समाज है 7 वर्णों में विभाजित था। उसने किसानों को अलग वर्ण माना, दासों को अलग वर्ण माना और सिपाहियों को अलग वर्ण माना, पुरोहितों को अलग वर्ण माना, क्षत्रियों को अलग वर्ण माना और जो अछूत होते थे, जो बाहर रहते थे, जंगली होते थे, उनको अलग वर्ण माना। इसका मेन रीजन केवल इतना ही था क्योंकि उसने वो एक दरबारी कवि था और वो दरबार में ही रहकर, सुनकर, देखकर सारी चीजें लिखता था। उसने जो पाटलिपुत्र नगर का व्याख्यान किया है, बताया है कि उसकी जितनी लंबाई है और जितनी चौड़ाई है अप्रॉक्सीमेट आज भी पाटलिपुत्र या पटना की उतनी ही लंबाई और चौड़ाई मानी जाती है। उसने बताया है कि पाटलिपुत्र जो नगर है वो उस समय के यूनान और रोमन साम्राज्य से भी बड़ा हुआ करता था। उसने बड़े बड़े लकड़ी के खंभों का वर्णन किया है। अब लकड़ी है तो वो डिकम्पोज होगी, भूकंप में गिरेगी और धरातल में खो जाएगी। तो इसी कारण उस समय के जो भवन है, नगर है, उनका वर्णन या उनके अवशेष हमको नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं मिलते भी हैं, जैसे कहीं अशोक स्तंभ मिला है, पिलर्स मिले हैं। अब धीरे धीरे उनकी खोज हो रही है, जैसे जैसे हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खोज कर रहा है उसमें आगे धीरे धीरे हमारे इतिहास को नया रूप मिलता जा रहा है। तो उसने अपने जो किताब है इंडिका, उसमें अलग, अब इंडिका भी अपने वास्तविक रूप में नहीं पाई जाती है। इंडिका के बारे में भी उसके बाद के जो लेखक आए हैं उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि ऐसा इंडिका में मेगास्थनीज लिखता है, ऐसा मेगास्थनीज ने बोला है। तो इंडिका अपने वास्तविक रूप में नहीं पाई जाती है। उसके बारे में उसके बाद के 100-150 सालों के बाद के लेखक बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की स्थापना करी। सब सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी वैसी ही थी जैसी पहले से चली आ रही थी। बौद्ध और जैन धर्म के आने के कारण समाज में जो असमानता की स्थितियां थी वो कुछ कुछ कम होने लगी थी। समाज में जागृति आने लगी थी, पशु बलि में कमी आने लगी थी, लोगों में उत्साह आने लगा था क्योंकि चंद्रगुप्त और चाणक्य का मानना था लोगों पे टैक्स लगाते वक्त आपको उदारता बरतनी है, लेकिन जब आप टैक्स वसूले या टैक्स को एकत्र करें तो आपको बहुत ही शक्ति से टैक्स की वसूली करनी है ताकि कोई भी टैक्स की चोरी ना कर सके। क्योंकि टैक्स की चोरी करेंगे तो साम्राज्य के पास रिवेन्यू कम आएगा तो वो सैनिकों को वेतन कम दे पाएंगे, युद्ध कम होंगे और अर्थव्यवस्था पर वो पैसा कम लगाया जाएगा। ऐसा चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि किसी भी राजा को टैक्स लगाते वक्त उदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, लेकिन जब टैक्स की वसूली की जाए तब उसे बिल्कुल भी दयालु नहीं होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार क्या है कि जो राजा है उसका निरंकुश होना बहुत जरूरी है। निरंकुश का अर्थ यह है कि राजा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा को प्रजा का हित देखना चाहिए, राजा को प्रजा से प्यार करना चाहिए, उसके हितों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि चाणक्य अपने पूरे साम्राज्य में या शासन में केवल दिन में 4 घंटे ही सोता था। वो उसने गुप्तचरों का ऐसा जाल बिछाया हुआ था कि उसके साम्राज्य में कहीं भी कुछ भी होता था तो उसकी जानकारी
चंद्रगुप्त को मिलती रहती थी। जब वो अपने मल्लाहों से अपने शरीर पे मसाज करवाता था, शरीर को दबवाता था, मालिश करवाता था, तब भी उसके जो गुप्तचर होते थे वो चंद्रगुप्त को उसके साम्राज्य के बारे में सूचनाएं देते रहते थे। तो इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त अपने समय के सबसे शक्तिशाली दो व्यक्ति थे, जिन्होंने एक दूसरे का साथ देकर, सहयोग करके, गुरु शिष्य परंपरा का प्रयोग करके, पालन करके उत्तर भारत के या संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करी। रिलीजियन सेम टू सेम, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल स्थिति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। दक्षिण भारत के या सतपुड़ा विंध्याचल के पार के जो साम्राज्य थे उनको थोड़ी सी लिबर्टी दी गई थी। वो टैक्स वसूल के चंद्रगुप्त को देते थे और जो शासन था वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही किया जाता था। उसके दक्षिण भारत के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जिसमें चोल और पांडे दिया जाता है, इनका वर्णन मेगस्थनीज ने इंडिका में किया। इनकी मिलिट्री बहुत ही ताकतवर थी। क्यों? क्योंकि ये उत्तर भारत में इनकी जो राजधानी थी मगध, वो उत्तर की तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, बड़े बड़े जंगल थे और बड़ी मात्रा में लोहा खनिज पाया जाता था, जिनका उपयोग अस्त्र शस्त्र बनाने में किया जाता था। जंगलों को काटकर नावें बनाई जाती थी, धनुष बाण बनाए जाते थे। शक्तिशाली सेना थी और उत्तर पश्चिम में केवल एक ही जगह थी, खैबर दर्रे से होकर ही जो शत्रु आते थे उसी से युद्ध होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चीज जो थी, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम शासन के अंतिम वर्षों में एक 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण चंद्रगुप्त जैन धर्म में चला गया। जैन धर्म को ग्रहण करके दक्षिण भारत में चला गया। अब जैन धर्म में संलेखना विधि से ही प्राणों को त्याग दिया। संलेखना विधि क्या होती है कि संलेखना विधि में हम अपने शरीर को एक्सट्रीम पेन देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है उसका पुत्र बिंदुसार, जिसने शासन 320 बीसी से किया 272 बीसी से। इसने साम्राज्य का प्रसार नहीं किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य दिया था उसको वो एकत्रीकरण करके एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बनाए रखने में योग्य साबित हुआ। इसके शासन तंत्र में छोटे छोटे युद्ध होते रहे, युद्ध मतलब विद्रोह होते रहे, जिनका इसने सफलतापूर्वक दमन किया। इसने अपने जो पुत्र थे, इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था सुषेम एक मतलब शक्तिशाली युवराज था। और दूसरे नंबर पर आता है अशोक ऐसा बोलते हैं ये इसकी मतलब किसी रानी से नहीं था, अशोक छोटा था, तो राजा जो बनना था इसका प्रिय पुत्र सुषेम को ही बनना था। लेकिन अशोक ने विद्रोह करके राजगद्दी प्राप्त करी। बिंदुसार के ही शासन तंत्र में एक यूनानी डबाइकस आया था, जिसने बिंदुसार के शासन के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है। सेम टू सेम जैसा मैंने बताया कि बिंदुसार की शासन व्यवस्था भी वैसी थी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की थी। सेना बड़ी थी, समाज में धर्म में या परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया और शासन को बनाकर रखा गया। तो अब उज्जैन में जब विद्रोह हुआ तो सबसे पहले सुषेम को वहां भेजा गया। तो सुषेम के जाने से वहां पर विद्रोह शांत नहीं हुआ और विद्रोह और भी भड़क उठा। तो जब लगा कि वो विद्रोह शांत नहीं होगा तो बिंदुसार ने संदेश भेजा और बोला कि दोस्तों मेरी आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, जिसके कारण बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है थोड़ा सा आप समझिएगा। बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक जब वहां पर जा रहा था तो अशोक के साथ एक छल कपट किया गया, जिसके माध्यम से उसको बोला गया कि यदि तुम योग्य शासक हो तो तुमको बिना अस्त्रों और शस्त्रों के वहां जाना है और विद्रोह को दबाना है। तो अशोक ने बोला कि ठीक है, मैं बिना अस्त्रों और शस्त्रों के ही वहां पर जाऊंगा और विद्रोह को दबाऊंगा। तो रास्ते में जब उसकी सेना आराम करने के लिए रुकी तो वहां पर ऐसा बोलते हैं एक कथा के अनुसार कि जमीन फाड़ कर
अस्त्र शस्त्रों की उत्पत्ति हुई और अशोक ने उन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके विद्रोह को दबाया। एक और कथा के अनुसार अशोक जब उज्जैनी जाता है तो अशोक की शक्ति इतनी ज़्यादा थी, लोगों के बीच में अशोक इतना ज़्यादा प्रिय था कि जैसे ही अशोक की सेना उज्जैनी में प्रवेश करती है, लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं अशोक के सामने और अशोक से शिकायत करते हैं कि वहाँ का जो गवर्नर है, जो मुख्य अधिकारी है, वो लोगों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जबरन टैक्स की वसूली करते हैं, व्यभिचार करते हैं। उनको मौर्य साम्राज्य से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। वो वहाँ की जनता मौर्य साम्राज्य को चाहती थी कि वहाँ रहे, परंतु अधिकारियों का स्थानांतरण करना चाहती थी। अशोक ने लोगों की बात को समझा, लोगों को सम्मान दिया, उनकी भावनाओं को सम्मान दिया और अशोक ने वहां तत्काल ही जितने भी पदाधिकारी थे उनका स्थानांतरण किया और नए सिरे से शासन व्यवस्था की स्थापना करी और उज्जैनी बहुत ही समृद्ध प्रदेश के रूप में उभरा। उसकी ख्याति मगध तक भी पहुंची और इस ख्याति का विपरीत असर पड़ा राजा बिंदुसार के ऊपर, क्योंकि राजा बिंदुसार अशोक की ख्याति से विचलित हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बाद सुषेण ही राजा बने। उनको भी विश्वास था कि अशोक उस परिस्थिति को संभालने में सफल नहीं होंगे, परंतु अशोक सफल हो गए और अशोक ने वहां पर एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करी, उद्योगों का विकास किया। तो आज हम इसके बाद यहीं तक रखते हैं। मैं छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमारे पास जो भी स्रोत मिलते हैं वो पुरातात्विक स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका से, और जो भी स्रोत मिलते हैं मुख्य रूप से वो मिलते हैं अर्थशास्त्र से, चाणक्य के अर्थशास्त्र से। चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पर रखता हूँ, कल हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।